तो शुरू करते हैं। आज हमारा 70 बीपीएससी जो मैराथन क्लास जो हमारा शुरू हुआ है, उसमें हम लोगों ने 29 टेस्ट डिस्कस करने का जो संकल्प जो लिया था, उसका आज पहला टेस्ट डिस्कशन है। और ये जो है सो आपका मुख्यतः इसमें मेडिवल और आपको प्राचीन भारत के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे स्पेशली। और पहला क्वेश्चन जो मरहौली लौह स्तंभ के संदर्भ में, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मरहौली लौह स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो पहला की बात करेंगे तो इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की प्रशंसा के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो ये समुद्रगुप्त है ना? सही है कि नहीं? गलत है। नहीं सर। नहीं, चंद्रगुप्त आपका नहीं, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त है, द्वितीय होगा, चंद्रगुप्त ठीक है। विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें उनकी प्रशंसा के बारे में बात की गई, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे इसमें, अगर बात करेंगे इसकी जो भाषा की बात करेंगे, तो इसकी भाषा संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत में जी सर, रचित सही है। श्लोक में शामिल है, तो ये सही है। और ये इलाहाबाद में नहीं है, ध्यान रखिए, दिल्ली में है। कहाँ पे है ये? फिर दिल्ली में आपको ये दिल्ली में। दिखेगा, ठीक है। दिल्ली में आपको ये दिखेगा, इसको ध्यान में रखना है। और कुतुब मीनार के परिसर में ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज एक बार और भी, इसमें ना चंद्रगुप्त, इसमें ना एक राजा का नाम लिखा है, चंद्र लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? चंद्र लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और ये अपना ध्यान दुनिया को आकर्षित इसलिए किया है क्योंकि खुले में खड़ा है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन बाद में करेंगे, ये महरौली लौह स्तंभ शुरू में कहा था? तो महरौली लौह स्तंभ जो शुरू में ब्यास नदी के पास स्थित था, दिल्ली के राजा द्वारा दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया गया था। यह चंद्रगुप्त को, ठीक है, बंगा देशों में जीत और अकेले संघ का सामना करते हुए वाकाटकों को हराने का श्रेय जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले कहाँ पे था? तो ब्यास नदी के शुरू में ब्यास नदी के पास में स्थित था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली में लाया गया था, ठीक है। तो अब एक और तीन सर गलत हो गए, दूसरे स्टेटमेंट इसके सही है। सर एफएसटी द्वारा कौन सा लाया गया था ये दिल्ली एफएसटी में वाला जो? नहीं है, उसका नाम क्या नाम था उसका? अच्छा। मरौली है, बिल्कुल। क्या नाम था उसका? टोपरा वाला मरौली है। टोपरा टोपरा हाँ, वही तो टोपरा महरौली है, बोल रहे मेरठ हैं। है, ठीक है। टोपरा है, हाँ मेरठ है, ठीक है, ध्यान में रखना। कोणार्क के हाँ सर। मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कोणार्क के मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट की बात करें, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये ओडिशा वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। कोणार्क का मंदिर की बात करें, भगवान शिव को नहीं समर्पित है, ये सूर्य गलत देवता को समर्पित है। किनको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये तो गलत हो गया, बाकी सारे ही ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव, ठीक है, के द्वारा करवाए। गंग वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो गंग वंश के गंग शासक थे, ये वंश भी है। आपको ध्यान में रखना है। इसको काला पैगोडा फिर ब्लैक पैगोडा के नाम पे भी जानते हैं, ठीक है। तो काला पैगोडा या फिर ब्लैक पैगोडा के तौर पे ही इनको जानते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे के प्रश्न को भी जरा हम लोग ध्यान में देते हैं, उस पर भी जरा देखते हैं, ठीक है, क्या है, ठीक है। अब आते 3 नंबर प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, आपको ध्यान में इसको रखना है। से हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था और वो 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा था? तो हर्ष का साम्राज्य के हिस्सा की बात करेंगे तो वर्तमान का उत्तर प्रदेश का इलाका तो था, क्योंकि कन्नौज तो उसकी सेंटर थी, ठीक है। वर्तमान दक्षिण बिहार, ओडिशा, ठीक है। तो सारे ही सही की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट ट्रू, इसका सी आंसर हो जाएगा। नहीं, लेकिन बट नर्मदा नहीं के सर, दक्षिण थोड़ी होता, नर्मदा के वहां तक साउथ पहुंच ही नहीं नहीं था, पाया था। नॉर्थ में था। पुलकेशिन वहां उसको पटक दिया था। नर्मदा तो के सी साउथ में मार नहीं रहा था हूं ना। तो कहा मैं 4 नंबर में ऑप्शन में जा रहा है। सी ही तो टिक किया है इसमें, कहाँ 4 आपको दिख रहा है इसमें? बोले कि अच्छा ठीक है ठीक है। नर्मदा के साउथ में कहा था, नर्मदा को तो सेंटर बनाया गया था, नर्मदा के उधर नहीं जा सकते, पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होने, इसी को तो कंट्रोल करने के चक्कर में पुलकेशिन द्वितीय से उसका संघर्ष हुआ था। और नर्मदा को नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाया गया था, अभी भी बॉर्डर है वो। पुलकेशिन द्वितीय के साथ मतभेद होने का कारण क्या था? हर्ष जो था एक्सटेंशन करना चाहता था, एक्सटेंड करना चाहता था, नर्मदा के साउथ में करना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका मतभेद हुआ, उसका नॉर्थ इंडिया के किसी भी शासक की हिम्मत नहीं उसे नर्मदा को क्रॉस करके दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश करे, ठीक है। तो इसी को नर्मदा नदी को ही मतलब क्या बनाया गया था, अभी भी है, ठीक है। अभी भी आप देखोगे तो उसके बाद दक्षिण भारत शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सारा ही मतलब क्या है, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में इसको रखना है। तो वर्तमान वर्तमान सर उत्तर ये प्रदेश वीडियो दक्षिण भी, हाँ सर सॉरी सर, ये वीडियो चैट नहीं आ रहा है सर, क्यों दिख नहीं रहा है नहीं मुझे आ रहा है। क्वेश्चन पेपर?
नहीं, एक क्वेश्चन बार पेपर लीव देखिए। कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ भी हो रहा था ओके अभी। ओके ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक। तो ध्यान रखना है, नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र को छोड़ के वर्तमान उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार और ये सब आपका सही है। ठीक है, बातचीत जो कर रहे हैं माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय अगर बात करेंगे तो आपके इनके दरबार में जो एक लेखक रहते थे उनका नाम क्या था, जिन्होंने हर्षलिपि भी लिखी थी? बानभट्ट। ठीक है, ध्यान बानभट्ट रखिए सर। क्या नाम था उनका, बाणभट्ट। ठीक है, और वेन सोंग का भी ये संरक्षक था। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से किस, कौन बात कर रहा है? बार बार बोल रहा हूँ माइक बंद करने के लिए, समझ में नहीं आ रही बात? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द भिलसा टॉप्स 1854 लिखा है? तो द भिलसा टॉप्स 1854 किसने लिखा है? किसने लिखा है तो क्या बताएंगे? कनिंगम ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिए कनिंगम की बात करेंगे तो ये भारत के पुरातत्वविद थे, ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। इन्होंने जो किताबें जो लिखी है द भिलसा टॉप्स 1854, ठीक है, ध्यान में रखना। ये जो है तो इनका पुरातात्विक खोजों के माध्यम से बौद्ध इतिहास की पता लगाने का पहला प्रयास था। ठीक है, अब बोध गया वगैरह का आप देखते हैं जो भी वर्तमान स्वरूप में आप दिखता है वो सबका कुछ कनिंगम नहीं किया था। ये मौर्य साम्राज्य के कुछ अधिकारी हैं, उनको मैच करना है आपको। तो बताना है इसे मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से मिलान करना। सन्निधाता कौन होते थे? एक कोषाधिकारी थे। ठीक है, जनरल ऑफ रेवेन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। समाहर्ता की बात करेंगे तो कलेक्टर साहब थे ये। रेवेन्यू। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब बात करेंगे उसके बाद प्रदेशिका की बात करेंगे तो प्रदेशिका कौन थे तो क्या बताएंगे? सर कलेक्टर साहब प्रदेशी का थे, जिला मजिस्ट्रेट प्रदेशी का परदेशी कलेक्टर अच्छा, समाहर्ता अरे होगा। रेवेन्यू में जाएगा ये। ठीक है, कलेक्टर में कौन जाएगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, आधुनिक ये चला जाएगा इधर, ये इधर। राजू ठीक है ये? आधुनिक जिला ठीक है, मजिस्ट्रेट। हाँ बिल्कुल। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है, मिलान कर लीजिएगा। सही है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी। नहीं, तो ये सबके सब मौर्यकालीन अधिकारी थे। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले सन्निधाता मुख्य कोषाधिकारी होते थे। समाहर्ता की बात करेंगे, राजस्व कलेक्टर जनरल होते थे। प्रादेशिका की बात करें, आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट की बात करेंगे। राजूकास जो होते थे भूमि मापने वाला अधिकारी होते थे। गोपा जो होता था खातों के जिम्मेदार होता था। समस्ताध्यक्ष की बात करें, बाजार अधीक्षक होता था। शुल्काध्यक्ष की बात करेंगे, टोल संग्रह करता था, मतलब उस समय भी टोल वसूला जाता था। आंकड़ाध्यक्ष की बात करेंगे, जिससे बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। खान के अधीक्षक होते थे। नवाध्यक्ष होते थे जो कि जहाज का अधीक्षक होता था। व्यवहारिका जो होता था, अभी भी ना व्यवहारिक न्यायालय बोला जाता था। सिविल न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते थे उनको व्यवहारिका कहा जाता था। ठीक है, अब आते हैं जजिया कर के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाना है, जब मुस्लिम प्रजा पर लगाया और वसूला जाता था। गलत है ना, जजिया मुस्लिम पे तो नहीं लगता था। गलत है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार जजिया लगाया है। ठीक है, तो ये सही है कि गलत है? गलत है। सही है, मोहम्मद सही है। गौरी ने पहली बार जजिया लगाया। ठीक है, चलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखें, ये भी गलत है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे पुनः प्रारंभ किया। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे पुनः प्रारंभ किया, ये भी आपका ठीक है। तो कितने कथन इसमें सही है? तो इसका केवल एक कथन सही लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। पहली बार जजिया गौरी ने नहीं। ठीक है, कासिम के समय भी जजिया एक बार लगा था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसने मतलब ये आपका पुनः लगा दिया था। ठीक है, तो ये आपका सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। गैर मुसलमानों पे जजिया लगाया जाता था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर के द्वारा जजिया को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के द्वारा इसे पुनः लगा दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। 7 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते, पता ही किसके बारे में बात हो रही है। शक संपत्ति की शुरुआत भी की थी। वो महायान बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कनिष्क जो था किस धर्म का महासंरक्षक था? तो जितने शासक जनरली जो होंगे ना महायान के ही होंगे। ठीक है, शासक मतलब एज ए किंग रहते हुए महायान को ही मतलब फॉलो किया जा सकता था। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो किसके बारे में बात हो रही है? तो कनिष्क के बारे में बात हो रही है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कनिष्क किस वंश के थे? तो कुषाण थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ इसके समय एक बौद्ध संगीति हुई थी, फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं तो किसके बारे में बात हो रही है? कनिष्क के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से मूर्तिकला का कौन सा विद्यालय कुषाणों से संबंधित है? तो कुषाणों से संबंधित मूर्तिकला का कौन सा है? तो गंधार तो है, मथुरा है। ठीक है, दोनों उसके समय डेवलप हुई थी। गंधार और मथुरा की बात करेंगे तो कुषाणों से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। अमरावती किससे संबंधित है? एनीवन टेल मी? अमरावती
सात वाहनों से, ठीक है, ध्यान रखना। अमरावती की बात करेंगे 7 वाहनों से है, ठीक है, ध्यान रखना। गंधार की बात करेंगे तो शक और कुशाण से है। मथुरा कला की बात करेंगे तो वो भी शक और कुशाण दोनों से संबंधित है, ठीक है। प्राचीन भारत के संदर्भ में बैरी गाजा, ठीक है, बार वैकिरम और अर्कीमेडू किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सब बहुत फेमस जगह है, इसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे। पोर्ट था। बिल्कुल, तो ये सबके सब क्या थे? तो पोर्ट सिटी थे, ध्यान रखना है। तो ये सबके सब पोर्ट सिटी थे, ध्यान रखना है, काफी अधिक। अर्कीमेडू की बात करेंगे तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे रोम के साथ व्यापार होती थी, ऐसा साक्ष्य मिले। क्योंकि यहाँ से कौन से सिक्के मिले हैं? तो यहाँ सबको रोमन सिक्के भी आपको यहाँ से देखने को मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, पुडुचेरी ये, हाँ, उसी के आसपास होगा। वो एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? और कौन था, तो क्या बताएंगे? आलम शाह। आलम शाह, ठीक है, ध्यान रखें, आलम शाह था, ठीक है, ध्यान रखें। उसने क्या किया था? आलम शाह एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने राजशाही से इस्तीफा दिया और 3 दशकों तक शांति से दिल्ली से दूर रहे, ठीक है। 1445 में आलम शाह गद्दी पे बैठा, सुल्तान बन गया, पूर्णतः अयोग्य सुल्तान सिद्ध हुआ। आलम शाह के वजीर हमीद खान ने बहलोल लोदी को सेना की कमान संभालने के लिए आमंत्रित किया, और यह महसूस करने के बाद सुल्तान के रूप में बने रहना मुश्किल होगा, तो आलम शाह बदायूं के लिए मतलब क्या हो गया था? रवाना हो गया था, ठीक है। उन्होंने मेरठ दिल्ली के पास एक मार्च करने वाली मंगोल सेना को प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया। राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र की देवगिरी में हस्तांतरित करने का प्रयास किया। इस सुल्तान को कृषि के लिए एक अलग विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की, ठीक है। उपरोक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या बता देंगे? तो वन एंड ओनली मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कृषि के लिए कौन सा डिपार्टमेंट इसने बनाई थी? तो क्या बताए? दीवान ए अमीर कोही, दीवान ठीक है, अमीर कोही। कृषि के लिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें गुप्त काल के समाज का वर्णन मिलता है? तो गुप्त काल के समाज के बारे में वर्णन आपको किसमें मिल जाएगा? तो अमरकोश में मिलेगा, बृहद संहिता में मिलेगा और कामसूत्र में भी मिलेगा। ये सारे के सारे पुस्तक जो है गुप्तकालीन समाज में मतलब क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं। आई होप लेखक का नाम आपको पता होगा, अमरकोश के तो अमर साहब ही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कामसूत्र के वासनाएं हैं। बृहद संहिता का क्या है? बृहद संहिता के राइटर मुझे नहीं ध्यान में है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न देखें। क्या? बरहामीर सर, बरहामीर है सर। कर बृहद संहिता का 12 मिहिर होगा, बिल्कुल, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्पूर मंजरी तो खुद किताब है सर, आई थिंक सर किताब ही है। कोई किताब का राइटर किताब कैसे हो सकता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताया? ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा। हाथी गुफा अभिलेख जो होता है इसके बारे में जानकारी देता है। वराहमिहिर है। हाँ बिल्कुल, और हाथी गुफा अभिलेख में भारत के बारे में भारतवर्ष लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारतवर्ष हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले आपको ध्यान में लिखता है। और हाथी गुफा अभिलेख अगर किस शासक से अगर संबंधित अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? खारवेल से, ठीक है। किससे संबंधित है? तो राजा खारवेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित प्रांतों की राजधानी का मिलान करें। पाटलिपुत्र कहाँ पे था? पाटलिपुत्र बिहार, सुवर्णगिरी कर्नाटक, उज्जैन मध्य प्रदेश, और उड़ीसा की बात करेंगे तोसली, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम सबका थोड़ा ना वो बांध कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सुवर्णगिरी कर्नाटक में था, उज्जैन आपने बताया, मध्य प्रदेश अवंती मालवा, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा में तोसली, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अलाई दरवाजा के निर्माण की बात करेंगे तो औरंगजेब ने, सॉरी क्या नाम है, किधर गया ये, अलाउद्दीन खिलजी। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया? मोती मस्जिद दिल्ली का, मोती मस्जिद दिल्ली अगर पूछेगा ना तो औरंगजेब, और मोती मस्जिद अगर आगरा पूछेगा शाहजहां, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर तो मेघदूत के रचयिता कालिदास थे, बिल्कुल थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं बुद्धा राक्षस के रचयिता विशाखादत्त थे, मृच्छकटिंगम के रचयिता शूद्रक थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो हरिसेन ने मतलब प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है ना, ठीक है, जिसमें किसकी प्रशंसा की गई है? प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई, ठीक है। मेघदूत के बारे में ना भारत का जो मतलब मेघदूत इतना अच्छा से इन्होंने लिखा है, तो पूरा लोकेशन का मतलब एक श्लोक में चर्चा कर देते, कहाँ पे मेघ किस प्रकार से आएगी, कहाँ पे कितना गिरेगी,
पूरे भारत का वर्णन किया। कभी मेघदूत को कभी पढ़कर देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से लोकेशन वगैरह को बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से कालिदास ने प्रस्तुत किया है। कालिदास के अन्य रचयिता की बात करेंगे तो कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, देवी ध्यान में रखना है। विशाखा दत्त साहब की बात करेंगे तो उन्होंने 2 नाटक मुख्यतः लिखा था, एक लिखा था मुद्दा राक्षस, एक लिखा था उनको देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, यू शुड बी लर्न इट, ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम इन्होंने लिखा था, ठीक है, ध्यान में रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण किताब है ये। अब बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसकी स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी। बहमनी साम्राज्य के, यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था, ठीक है, बिल्कुल। महमूद गवा के शासन में बहमनी साम्राज्य अपने चरम पे पहुंच गया है, ठीक है, वे युद्ध में बारूद का प्रयोग करते थे, बिल्कुल ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू ने किया था, ठीक है, क्या नाम था, हसन गंगू, या फिर इसको बोल सकते हैं बहमन शाह भी कह सकते हैं, दोनों कहते हैं, हसन गंगू बहमन शाह नाम था इनका, ध्यान में रखना है, ये सही है, ये सही, ये सही है। महमूद गवा जो था प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि बाद में इनको फांसी की सजा दी जाती है। इसके मार्गदर्शन पे बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। और सबसे पहले अगर युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाले जो थे बहमनी लोगों ने ही किया था। हालांकि बड़े पैमाने पे पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद की प्रयोग हुई थी, लेकिन उससे पहले दक्षिण भारत में बहमनियों ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिया भाई, कितना नंबर है, 17 का आंसर बी, 2 3 4, हाँ ठीक है, ठीक है, बी सही है, ठीक है। ध्यान में, इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो गुलबर्गा इसकी राजधानी थी, ठीक है, बाद में बीदर भी हो जाती, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, देखिए गुप्त काल में, गुप्त काल के संदर्भ में ग्रामिक, कुटुंबम और महतर कौन थे, ये लोग कौन थे, ये सब कौन थे? बिल्कुल, ग्रामीण भूमि धारक तो ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, ठीक है, इसको ग्रामिक बोलते थे, कुटुंबन बोलते थे, महतर बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखना। गुप्त काल के अंत में भूमि दान देने की प्रथा आम हो गई थी। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी को भूमि के रूप में पारिश्रमिक भी दिया जाता था। इसलिए ऐसे लोगों को एक वर्ग के उदाहरण बढ़े जिनके पास जमीन तो थी लेकिन पे खेती नहीं करते थे, ठीक है। भूमि पर बेहतर अधिकार रखने वाले लोगों की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हो गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब बात करेंगे किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, ठीक है, तो किसके शासनकाल में देखी गई थी, तो वैदिक काल में। किसके शासनकाल में देखी गई थी, तो वैदिक काल में देखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैदिक काल में हम लोगों ने किसका प्रयोग करना शुरू करे, लोहा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उससे पहले हमारी जो व्यवस्था जो थी उसमें किसका, कांस्य का प्रयोग होता था, लेकिन वैदिक काल में हम लोगों ने किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो लोहा का प्रयोग करना हम लोगों ने क्या किया था, शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसी वजह से लोहा का प्रयोग होगा तो क्या चीज में बहुत अधिक वृद्धि देखी जाएगी, क्या चीज में, एग्रीकल्चर, कृषि में, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या होगा, जमकर वृद्धि होगा, ठीक है। जब एग्रीकल्चर में वृद्धि हो जाएगा तो क्या होगा, सरप्लस, तो पैसे आएंगे, सरप्लस आएंगे, और जब सरप्लस आ जाएगा तो क्या करेंगे लोग, लड़ाई करेंगे। तो इस समय क्या होगा, साम्राज्यवाद का भी विकास क्या होगा, बड़े पैमाने पे होगा, ठीक है। आजीविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मखली गोसाल आजीविक के सबसे महान थे, इट इज राइट, बिल्कुल ठीक है, फाउंडर भी थे। मखली गोसाल महावीर के समकालीन थे, बिल्कुल ठीक है, मखली गोसाल से कुछ समय तक महावीर साहब ने शिक्षा भी लिया था, ठीक है। श्रावस्ती आजीविक संप्रदाय का मुख्यालय था, तो ये भी आपका ठीक है, ठीक है, सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपका इसमें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। आजीवक मतलब थे नग्न तपस्वी थे। आजीवकों का मूल सिद्धांत नियति भाग्य था। उनका मानना इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदला जा सकता क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। मतलब कुछ भी किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो वो कहते थे भाई साहब सब नियति का देन है, सब कुछ पहले से फिक्स है, ठीक है। तो ये जो था उनका था, ठीक है, मतलब वो नियति में विश्वास रखते थे। तो महावीर जी के साथ इनका क्या हो गया था, मतभेद हो गया था, ठीक है। उन्होंने एक चोर का एग्जाम्पल दिया था, उसी के बीच से मतभेद हो गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। वज्रपाणी वज्र धारण करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अवलोतेश्वर की बात करेंगे तो ध्यान में भविष्य के बुध है। मैत्रेय की बात करेंगे तो पदम पानी कमलधारी जिनको बोलते हैं। क्षितिगिरी की बात यातनागिरी के संरक्षक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। मैत्रेय का गलत है, मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या बोलते थे, भावी बुद्ध, अवलोकेतेश्वर को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इनको क्या बोलते थे, भावी बुद्ध इनको कहते हैं, ठीक है।
और ये जो था ना पदम पानी की बात करेंगे, इनको कमलधारी या फिर अब लोग इसको भी बोलते थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अब ये लोग दोनों के भी दोनों बोलते गलत थे। कर दिया। ठीक है, पदम पानी बोलते हैं अवलोकेतेश्वर को कहते हैं, अवलोकितेश्वर को पदम पानी कहते हैं। क्षितिगिरी का क्या होता है, यातनागिरी के संरक्षक, सही है। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाए, 1 और 4 की बात करेंगे, इसका सही है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कर, उन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया, ये सही है क्या, तो बिल्कुल ठीक है। फिरोज शाह ने ही क्या किया था, तो आनुवांशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया था, क्योंकि सेना में विद्रोह होने की संभावना थी, इसलिए उन्हें आनुवंशिकता को सिद्धांत को लागू करके अपने सेना को आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने शासनकाल में जजिया को एक अलग कर बना दिया, तो ध्यान में रखेंगे। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने किसके ऊपर जजिया लगाया था, ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया लगा दिया था इसने। ठीक है, कर दिया था उसके ऊपर हाँ भी। सर, ब्राह्मण भी। ठीक है, ब्राह्मण उन्होंने भी। आगरा शहर की स्थापना की थी। नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, आगरा शहर की स्थापना की थी तो नहीं की थी। सिकंदर ठीक किया है, था। आगरा शहर की रचना सिकंदर लोदी ने की थी। और उन्होंने गरीब लड़कियों के शादी के लिए प्रावधान करने के दीवाने खैरात की स्थापना की थी। ठीक है, तो दीवाने जगह खैरात की क्या स्थापना है? इनके द्वारा किया गया था, हैरान। किया गया था, बिल्कुल दीवाने खैरात की स्थापना इसी ने तो किया था, क्या दिक्कत है, सही तो है। लड़कियों हाँ? की साथ हाँ, तो दीवाने खैरात किसके लिए किया जाता है, जो विधवा जो थी, लड़की जो थी, तो उनके विवाह में मदद, खैरात बैठता था, पैसा देता था, मदद करता था, इसलिए दीवाने खैरात थे। ठीक है, हाँ, नहीं बोले खैरात बट रहा है क्या, नहीं अभी कहते हैं बोलचाल की भाषा, मतलब ये फ्री पे पैसे मिलते थे। ठीक है, ताकि ये लोग क्या करते थे, मुख्यतः किसको मिलते थे, विधवा को मिलती थी, या फिर बच्चों के शादी करने के लिए पैसे मिलते थे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे, अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है। ठीक है, क्या बताएंगे, तो अजंता में हीनयान चट्टानों के महायान, काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है, तो क्या बताएंगे, महायान सर। हीनयान महायान। बिल्कुल ध्यान रखें, हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल संबंधित है, हीनयान और महायान। बौद्ध आंसर जो है आपका सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अजंता की गुफाएं की बात करेंगे, मुख्यतः किस काल की है, किस काल की है, गुप्त गुप्त काल की, गुप्त काल की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो गुप्त काल की है, ये भी आपको ध्यान में 5वीं 6वीं शताब्दी का है। ठीक है, और भारत में जैन धर्म का पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, तो ध्यान में कारण की बात हो रही है, तो शाही संरक्षण का अभाव हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, मिशनरी उत्साह का अभाव हो गया, बिल्कुल, और गुटबाजी भी हो गया। इस वजह से क्या हुआ, तो जैनियों का महायान हीनयान में तो भाई साहब विभाजन तो हुआ ही नहीं था, तो बौद्धिज्म का हुआ था ना। ठीक है, तो ये तो सारा ही सर गलत है ना। बाकी मिशनरी का उत्साह कम हो गया, मतलब जो तो प्रचार करने वाले जो थे वो उत्साही नहीं रह गए, गुटबाजी होने लगी, मतलब मतभेद आपस में ही हो गया। तो सारे ऑप्शन आपके सही है, इसका सी नंबर। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, श्वेतांबर हुआ था ना। बिल्कुल, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महासंघिक, स्थिरवादी और, ठीक है, सर्वास्तित्ववादी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं, प्राचीन भारतीय बौद्ध इतिहास में संप्रदाय। संदर्भ में महासंघिक, बौद्ध को। स्थिरवादी, ठीक है, स्थिरवादी और सर्वास्तित्ववादी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं, तो क्या बताएंगे, बौद्ध। किसको, तो बौद्ध संप्रदाय को। किसे करते हैं, तो बौद्ध संप्रदाय को क्या करते हैं, तो ये संदर्भित करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आजीवक के फाउंडर का नाम बता दीजिए, मकली गोसाल, क्या हो जाएंगे, मकली गोसाल हो जाएंगे। ठीक है, जैन संप्रदाय में दो संप्रदाय थे, एक स्वातंबर है, एक दिगंबर है। स्वातंबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर किसी भी प्रकार की वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 60 नंबर क्वेश्चन के, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब वह तक्षशिला में रहने वाला युवक था, बिल्कुल ठीक है। तक्षशिला में डेट टाइम की बात करेंगे, पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो बौद्ध धर्म का नहीं था, जैन धर्म का अनुयायी था ना। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया, तो बिल्कुल किया है। उन्होंने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पे कब्जा कर लिया, तो बिल्कुल कौन सा स्टेटमेंट सही, तो 1 3 4 की सही है। ठीक है, वो ध्यान में रखना है, उस समय जिस समय भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ, तक्षशिला में रहने वाला युवक था। और तक्षशिला जो था इनका एलिमोनी भी था, इनका और साथ में इनके गुरु दोनों का था। दोनों ने एक ही जगह से पढ़ाई की थी। एक्चुअली में चाणक्य ने इनका एडमिशन वहां पे
करवा दिया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए छात्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग भी जाइए पढ़ाई कीजिए, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन दिक्कत की बात है पाकिस्तान में पढ़ता है, ठीक है। बाकी 1, 3, 4 की बात करेंगे, सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुजन साहब ने किया था, ध्यान में रखना है। तो कई सही है क्या? तो रामानुजन साहब ने आर्यभट्ट साहब ने नहीं किया था सर, ना। आर्यभट्ट के थे, आर्यभट्ट नहीं ठीक है। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। इन्हें भारत के सर्जरी का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। सॉरी गलत है ना, अरे ये भी गलत है, सॉरी सॉरी चरक सॉरी, चरक। इनको मैं बोल सही रहा हूँ, ठीक गलत मार रहा हूँ, ठीक है। इनको सर्जरी का जनक कहते हैं सुश्रुत को, ठीक है। और चरक कनिष्क के काल में पैदा हुए, तो क्या बताएंगे? तो बिल्कुल चनक जो थे कनिष्क के काल में पैदा तो हुए थे, तो ठीक है। तब सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा के जनक कहते हैं। इसका आंसर लिया है 2 और 3, लेकिन ये गलत है। चरक को कहते हैं ना, चरक कनिष्क के काल में, तो ठीक है। चरक कनिष्क के काल में उन्होंने चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ठीक है। सुश्रुत ने, हाँ ये गलत है, ठीक है। सुश्रुत सर गुप्ता काल में था, और सर चरक था, और अश्वघोष था सर वो कनिष्क के समय था, कनिष्क के दौरान। लेकिन यहाँ पे बात वो काल से दिक्कत नहीं है, चरक कनिष्क के काल में ये तो पूरी तरह से सही है, बस सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ये गलत होगा, लेकिन आंसर में इसका सही लिया है, ठीक है। यहाँ पे सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा के सर्जरी का, हाँ सर्जरी का जनक कहते हैं इसको, ठीक है। इसको गलत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सही ले रहा है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। आंसर जो है आपका लिया है 27 का बी, मतलब 2 और 3 इसको सही माना है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, मिलाइए। सबसे पहले कौन सा डायनेस्टी होगा, कौन सा वंश सबसे पहले? जीरो का इन्वेंशन सर, जीरो का इन्वेंशन ब्रह्मगुप्त भी बहुत जगह दिया रहता है। जीरो का क्या होता है? उसका इन्वेंशन का, डिस्कवरी का ब्रह्मगुप्त भी बहुत जगह दिया रहता है। नहीं ब्रह्मगुप्त नहीं होगा, आर्यभट्ट या नागार्जुन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं। ब्रह्मगुप्त ने सिद्धांत दिया था उन्होंने, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था ब्रह्मगुप्त, सिद्धांत दिया था, शून्य सिद्धांत आई थिंक ब्रह्मगुप्त का, लेकिन जीरो का आविष्कार उनका नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस पे हिस्टोरियन में है, डिबेट है सर, लेकिन एग्जाम में आर्यभट्ट ही है बेसिकली। आर्यभट्ट ही सही होगा, ठीक है। अब इनको मिलाइए, तो मिलाइए क्या होगा इसका उत्तर? सबसे पहले हर्यक वंश, सबसे पहले हर्यक, फिर उसके बाद मौर्य, उसके बाद उसके बाद क्या होगा? नहीं, हर्यक के बाद शिशुनाग होगा ना, नंद मौर्य, 4, 2, शिशुनाग के बाद नंद, अब फिर मतलब क्या होगा? मौर्य, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर? क्या इसका आंसर सही होगा? तो सी। निम्नलिखित लेखकों को विचार करना है, चलिए विचार कीजिए आप, ठीक है। तो क्या होगा? कश्यप, बागभट्ट, आत्रेय और चरक। उपयुक्त में से कौन सा लेख आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है? सारे ही आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखें, ऐसा माना जाए पतंजलि कई संस्कृत रचनाओं के लेखक और संकलन करता है। इनमें से सबसे महान योग सूत्र एक शास्त्रीय योग पाठ है। बांगभट्ट प्राचीन भारत की महान चिकित्सा तिर्की में से अंतिम थे। अन्य 2 विद्वान चरक और सुश्रुत गुप्त युद्ध से पहले हुए थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाँ, तो इसके सारे ही सारे आंसर सही है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। किसी को म्यूट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो माइक जब ऑन होता है तो वहां से बहुत कर्कश आवाज आती है, ठीक है। बाकी मेरा इंटेंशन म्यूट करने का नहीं होता है, ठीक है। तो आप बात करें या नहीं करें, माइक खोलने की वजह से ही बहुत ज्यादा होता है, क्या पता आप लोग की माइक की तरफ से क्या इशू होता है, ठीक है। मैटर ये है, इसलिए म्यूट किया जाता है। गुप्त साम्राज्य में अवशेषों से विकसित हुए राज्यों में कन्नौज के मौखरी भी थे। मौखरी ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो गया से हुआ था। कहाँ से हुआ था? गया से हुआ था। मैं एक बार अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं हम सेट एक बार, ठीक है, सेट एक बार मतलब हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके मेरा सेट कंप्लीट होगा ना, तो ये जो भ्रम, जो भ्रांतियां जो दिमाग में जो पला हुआ है ना, इसको निकाल दीजिए। डिस्कशन उसी के लिए बेहतर है जो कि घर से बना कर आते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं बनाओगे तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसलिए डाल लीजिए, इसलिए सेट ध्यान से बनाइए और अभी से बनाइए। मैं ये बात पहले दिन से बता रहा हूँ, जो सब शुरू में मैं बोलता था सप्ताह में एक सेट 10 दिन 15 दिन पे देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा बना लीजिए, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, आपको एक सेट प्रतिदिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में जो आएगा ना, आपको बर्डन फील होगा और आपको लगेगा से क्या पूछ दिया यार, हमने तो प्रैक्टिस करके नहीं आया। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सेट के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करते हैं, क्वेश्चन अभी बना के जाओगे टफ क्वेश्चन को तो एग्जाम आपके लिए आसान होगा, नहीं तो थोड़ा बर्डन टाइप का लगेगा एग्जाम में। इसलिए बनाना जरूरी है, इसलिए बना के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो मौखरी एक अत्यंत प्राचीन परिवार का नाम है, जिसका उल्लेख पतंजलि के कार्यों में भी आपको देखने को मिलता है। गुप्त काल के बाद मौखरियों ने कन्नौज के आसपास पश्चिमी गंगा पे मैदानी क्षेत्र पे भी कब्जा किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना था। यश वर्मन का उदय कहाँ से हुआ, तो गया से हुआ था। चलिए मंदिर के बारे में कुछ दिया हुआ मिलाइए। गर्भगृह में किनको रखते थे, पता ही होगा, देवता को रखते थे। कहाँ पे रखते थे गर्भगृह में, किनको रखते थे? देवता की प्रतिमा कहाँ पे होती थी, गर्भगृह में होती थी। शिखर क्या होता था, शिखर मीनार होता था ना, ऊंचा वाला जो हिस्सा जो था उनको मीनार कहते थे। मंडप क्या होता था, मंडप, ठीक है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे उसको मंडप बोलते थे। अब प्रदक्षिणा पत्र की बात करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्तूप के चारों वृत्ताकार पथ की बात करेंगे, परिदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है। 31 के क्या होगा उत्तर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब किसके संदर्भ में बता के, नागर शैली के संदर्भ में है। ठीक है, किसके संदर्भ में है, नागर शैली के संदर्भ में। ठीक है, हाँ, तो नागर शैली के संदर्भ में एक दो चीजें मैं और भी बता देता हूँ। मंडप में ना मुख्य देवता को कभी कभी निकालते थे, जबकि मतलब क्या, मुख्य देवता को नहीं निकाला जाता था उसमें ना, वो होता था एक और भी देवता होता है, ठीक है, जिनको ना बाहर निकालते थे जब कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह होता था तब। जैसे श्री राम प्रभु जी को भी देखिएगा ना, तो वहां पे दो देवता को रखा गया, एक को बाहर निकाला गया था जो अयोध्या में, लेकिन जो मेन मूर्ति जो था ना एक जगह पे प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, गर्भगृह में सबको प्रवेश करने की अनुमति डेट टाइम भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। ठीक है, हाँ, राजा वगैरह जाते थे उस समय, अब मुख्य जो पुजारी जो होते तो उन्हीं को गर्भगृह का एक्सेस था। निम्नलिखित व्यक्तियों का विचार करना है। निम्नलिखित व्यक्तियों का विचार, निम्नलिखित कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है। ठीक है, तो तुलसीदास तो नहीं है, कृष्णदेव राय तो नहीं है, बाकी सबके सब तो है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 1 3 5 तानसेन, क्या हो जाएगा आंसर इसका 32 का ऑप्शन, तो सी। सर कौन सा बीरबल तो था ना, नहीं सर, अच्छा कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, 2 और 4 नहीं है। ठीक है, ये थे, ठीक है, ये जो है तो थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार का दौरा किया था, अभी जस्ट अभी हम लोगों ने थोड़े पहले पढ़ा था, तो जहांगीर का किया था, ध्यान रखें 1608 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर टॉमस रो आता है, जो कि कब आता है, 1615 में आता है, और 1619 तक वो रहता है। ठीक है, गुण समुद्र महाकवि राय की उपाधि किस मुगल सम्राट को दी गई थी, किस मुगल सम्राट को दी गई थी। हाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर शाहजहां होगा। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का उपाधि है गुण समुद्र, राजा कवि और कवि राय। ठीक है, अकबर की उपाधि है जगत गुरु, जरीकुलम, मतलब इनका उपाधि इन्होंने दिया था किसी दूसरे को। ठीक है, डेट मींस इनको नहीं मिला था। ठीक है, ये उपाधि इन्होंने दिया था। तो शाहजहां को उपाधियां की और गुण समुद्र, राजकवि, महाकवि राय। अकबर की उपाधि है जगत गुरु, जरी कलम, शरीन कलाम, राजा कवि, कवि प्रिय, ये उपाधि इनको, कवि प्रिय तो बीरबल को कहते थे। जहांगीर की उपाधि नादिर उल असरा, नादिर उज्जमान, जो कि अपने वाइफ को दिया था, नादिर उज्जमान की उपाधि। ठीक है, क्या नाम था उसके वाइफ का यार, मेहरुन्निसा, नूरजहां, नूरजहां को दिया था। हाँ हाँ, मिलान करना है तो बताना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, बनाया किसने था, हाजी बेगम ने बनाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण अकबर होगा, औरंगजेब होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो नूरजहां, मोती मस्जिद की बात में औरंगजेब हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इम्तियाज उल दौला का मकबरा, इत्माद उल दौला की मकबरा नूरजहां। सिकंदर, ठीक है, सिकंदर मौसुकुम। ठीक है, मतलब बी का क्या हो जाएगा, तो बच गया जो होगा वही अकबर होगा। ठीक है, ये इत्माद दौला जो था नूरजहां के पिताजी थे। ध्यान रखें, इसकी मकबरा कहाँ पे मिलेगा, इत्माद उल दौला की मकबरा
बिल्कुल ठीक है। इनका मूल नेम क्या था? इत्माद-उल-दौला जो था, इनको तो उपाधि, इनको सॉरी, इनका तो मूल नाम यही था। उपाधि क्या चीज की मिली थी? गियास बेग। हाँ, मिर्जा गियास बेग की उपाधि जो थी इनको दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है यार। दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद जो है ना, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, उनका असल नाम गयास नवाब बेग रजम था। को। हाँ, गियास बेग था। हाँ बिल्कुल, इत्माद-उल-दौला की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा की बात, क्या हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। तो ध्यान में, हड़प्पा की दयाराम खोज की साहनी। बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने। साहनी। मोहनजोदड़ो के किसने किया था? मोहनजोदड़ो आर डी आर डी आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी। 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 लोथल के बात करें, लोथल के कौन थे? एस एन बनावली राव। आर एस एस आर राव की राव बात साहब। करें, बनावली की बात करेंगे तो बिस साहब जो थे बनावली के थे। ठीक है, बनावली बेग था। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, अंग की राजधानी तोसली की बात करेंगे तो क्या बात सही है? तो गलत है। नहीं, नहीं, चंपा होगा। मगध के चंपा कौशाम्बी था। भी गलत है। अवंती का उज्जैन की हाँ, बात करेंगे तो ये राजगिरी। आपका सही है। सही है। ठीक है, अवंती का उज्जैन जो है सही है, बाकी सब गलत है। हर एक राजवंश के गंडक बारे में तक्षशिला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अजातशत्रु ने हर एक राजवंश की स्थापना की थी, गलत है। बिंबिसार। अजातशत्रु बिंबिसार बुद्ध की का गलत है। समकालीन था, ठीक है। सही है। उदय ने पाट उदय ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। सही है। राजवंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो नागदशक था, तो क्या सही है क्या? ठीक है। शिशुनाग था ना? नहीं है। शिशुनाग था। हाँ, गिरिदरथ शिशुनाग था है। क्या? नहीं नहीं, बताइए क्या होगा, राजदशक का सही है कि अंतिम गलत होगा? शासक था। सही है सर, ठीक सही है, गलत है तो। ठीक है, ठीक है, सही है। ध्यान रखना है। अरे सर, आज ही तो पढ़ाए हैं। ध्यान में रखना। तो सही हम्म, है। ठीक है, क्या गलती है उसमें? हाँ, अंतिम आंसर शासक क्या लिया है? नागदशक था। 38 का बी तो ठीक है। देख लीजिए, राजवंश की स्थापना कब होती है? 544 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, 44 ध्यान में में रखना है। और बिंबिसार बिंबिसार के कहते के हैं। बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन जो थे इसके शासक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखा, उदय ने पाटलिपुत्र की सर नींव भी नागदशक रखी थे थी। वो ठीक है, हड़यक वंश के थे ना, अंतिम रूलर। और तो हरिया के वंश के बारे में तो बात हो रहा है। आप कहाँ हैं आप? राजवंश लिख। अच्छा, सॉरी सर। अरे वो वही ना हुआ, हरियक राजवंश हरिया तो के हो गया, राजवंश, ठीक है। हरियक हटा दिया। अब आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उन्हें भारत के बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। इसके काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विस्तार हुआ। पुष्पमित्र साथ स्तूप नहीं, हाँ, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, सांची स्तूप का जीर्णोद्धार भी करवाया था। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके दरबार में रहते तो कौन रहते? संस्कृत भाषा के विद्वान कौन थे? थे और एक और थे भी। पतंजलि। पतंजलि। पतंजलि तो इसमें थे ना सर। किसमें थे? सेठ तो जी बनाती जी, नहीं है इन्हीं आप, के शासन। इन्हीं के गुरु थे उनके। क्या बोलते जी हैं, सर, दरबारी हाँ, कवि थे, पुष्पमित्र शुंग के। पुरोहित थे इनके पुष्यमित्र शुंग के। हम्म। ठीक है, और उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार करना। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, उदयगिरी शिलालेख, एरन स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, गुप्त काल से कौन संबंधित है इसमें से? ठीक है, तो एक प्रयाग 3 4 प्रशस्ति स्तंभ लेख गुप्त काल से, सारे में है। गुप्त काल से सभी है संबंधित है। सर। समुद्रगुप्त, चलिए सभी हो जाएगा। बताइए, अब मैं पूछता हूँ। ठीक है, ये किससे संबंधित? शासक का नाम बताइए। सभी तो हो जाएगा। जहांगीर चंद्रगुप्त और से संबंधित है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त होगा ये। समुद्र एरन किससे जहांगीर। संबंधित है? अशोक। देखिए, ये तीसरे जगह पे घूम रही है। हम अभी गुप्त की बात कर रहे हैं, जहांगीर की बात कर रहे हैं। मुगल का दिया हुआ इसलिए दिया हुआ, उसने अपना नाम लिखवा दिया है। उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन शासक उससे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, और ये दोनों महत्वपूर्ण है। प्रयाग भी पूछता है, ये भी पूछता है। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। स्कंदगुप्त से। रुद्रामन पहले, 1 मिनट, रुद्रामन पहले गुप्त शासक था ये। जूनागढ़ से था। कौन, कहाँ का शासक था रुद्रामन? किस वंश का शासक था? नहीं, वंश का नाम बताइए हमको। नहीं, शक शासक था रुद्रामन। ठीक है, शक शासक था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वंश का नाम बहुत अच्छा है, इसलिए ना अब सतही जानकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सतही जानकारी में बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए सेट को प्रॉपर डिस्कशन करके आइए। ठीक है, तभी सही है। उदयगिरी का सर ध्यान रखना, उदयगिरी आई थिंक इसका होगा, उदयगिरी का भी है।
ये इसका भानुगुप्त, प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त, इसका स्कंदगुप्त। उदयगिरी आपको कहाँ मिला? उड़ीसा के क्षेत्र में मिला है ना? जी उदयगिरी जी कहाँ उधर पे ही था? मिला है। हाँ उदयगिरी खांडगिरी वहीं पर। और इसका जो था बस चंद्रगुप्त प्रथम है क्या? एक बार चेक कर लीजिए तो। ठीक है सर। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, आई थिंक मध्य प्रदेश में मिला है ये, उदय विदिशा मध्य प्रदेश में मिला है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम हो सकता है, वो चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, ध्यान नहीं है मुझे। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई? तो 2 किताबें तो उसने लिखी थी ना। जी सर, एक तो कौन कौन सी प्रियदर्शिका किताबें और लिखी? रत्नावली। प्रियदर्शिका भी लिखी थी, नागानंद भी लिखी थी, हाँ ठीक है, रत्नावली भी लिखी थी। कहते हैं इसने खुद नहीं लिखी थी, एक संत को पैसा देके लिखवा लिया था खुद का, ठीक है, और ऐसा अपना इसके ऊपर नाम आरोप दिया। लगते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसने अपना नाम दे। बाकी विशाखा दत्त का तो आप लोग बता ही सकते हो, मुद्रा राक्षस होगा। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित नवरत्नों पर विचार करना है, ठीक है। कालिदास, हरिसेन, बेताल भट्ट, बारहमिहिर, उपर्युक्त में से कौन सा कवि है? ठीक है, बताइए। जो चंद्रगुप्त के दरबार में जो रहते थे, एक और तो कालिदास और हरिसेन तो रहते थे ना। वराहमिहिर हरिसेन कहाँ से रहते थे इसके दरबार में? बारहमिहिर भी तो थे सर। बरामीर भी थे सर, हरीशे नहीं था बस। ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो इसका आपके ये थे, इसका उत्तर जो है ना, सुनिए, एक दो और चंद्रगुप्त के चार। दरबार में रहने वाले बात करेंगे तो हरिसेन कैसे ले लिया हमको नहीं पता। इस सॉल्यूशन में भी हरिसेन दे रहा है, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक है, हाँ ये ठीक है। हाँ तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। इसका आंसर बेताल भट्ट होगा, ठीक है। बेताल भट्ट, ठीक है। बेताल भट्ट जो था जादूगर था, वो था। कालिदास भी थे, ठीक है। बरामीर भी था। बाकी बारहमाहिर भी था, ठीक है, नवरत्न में। तो ये नवरत्न तो थे ही, लेकिन कवि कौन कौन था ये बताना है ना। ये तो गुप्त काल हो जाना चाहिए, चंद्रगुप्त नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुप्त काल का दरबारी कवि कौन था तब हो जाएगा। हाँ तो ये चंद्रगुप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको अगर प्रश्न को अगर बनाएंगे तो गुप्त बना के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त कभी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो गुप्त काल के, गुप्त के दरबार में निम्नलिखित महारत्नों नवरत्नों पे उपनिषद कवि कौन है? तब यहाँ पे ये और ये होगा, ठीक है। तब बेताल भट्ट और बारहमिहिर नहीं होगा। तो ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। क्योंकि बेताल भट्ट जो था जादूगर था, अब बारहमिहिर की बात करेंगे ना, तो बारहमिहिर भी जादूगर ही था। दोनों का नहीं, दोनों का दोनों जादूगर था, एस्ट्रोलॉजर था वो। हाँ। जब भी स्क्रीन नहीं शो करे, ठीक है, तो आप कट कर आ जाओ तो आपको शो करेगा, ठीक है। स्क्रीन जब ना शो करे तब, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार का। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद दल चालीसा को समाप्त कर दिया, बिल्कुल कर दिया। उसने लौह एवं रक्त की नीति को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो लौह और रक्त की नीति की उसने शुरुआत की थी, ठीक है। उन्होंने हाँ पाइबोस राजा के पैर चूमना नामक प्रार्थना की शुरू की थी, तो बिल्कुल ये भी आपको ठीक है। तो 1 और 3 की बात करेंगे, सही ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो सिद्धार्थ पाइबोस की इस प्रथा को समाप्त किसने किया था? सिद्धार्थ पाइबोस की प्रथा को अलादीन खिलजी। सिद्धांत पाबस अलग ने सर औरंगजेब ने खत्म किया था। शाहजहां ने समाप्त किया था, औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां ने इसको समाप्त किया था, ठीक है, औरंगजेब ने। नवरोज का समाप्ति किया था सर। नवरोज के त्योहार पे उसने पाबंदी लगा दी थी, रोक लगा दिया था, ठीक है। जकात की बात करेंगे। जकात क्या होता था? जकात क्या होता था? तो जकात की बात करेंगे, मुसलमानों पर लगने वाला जो धार्मिक कर जो था, ठीक है, उसको जकात बोलते थे, ठीक है। जजिया गैर मुसलमानों पे लगते थे, ये गैर मुसलमान पे। खराज की बात करेंगे तो खराज जो था गैर मुसलमान पे जो भूमि कर जो लगता था, ठीक है। और कौन ये जजिया भूमि कर आपको लग रहा है? धार्मिक कर था। नहीं सर, धार्मिक कर था। हाँ ठीक है, उल्टा लगा दिया क्या मैंने? जजिया की बात करेंगे गैर मुसलमानों, ध्यान में रखेंगे, ये हो जाएगा। जकात जो होगा मुसलमानों पर लगाया जाए धार्मिक कर हो जाएगा। खराज की बात करें गैर मुसलमान पर लगाने वाला कर हो जाएगा। उसरत की बात करेंगे तो मुसलमानों पर लगाने वाला कर था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
प्रश्न कह रहा है कृष्णदेव राय के लिए निम्नलिखित कथनों में विचार करें। वह सालू वंश का सबसे महान शासक था। ध्यान रखना है, गलत है, ये तुलुप वंश से संबंध रखता था। ठीक है, तुलुप से था। आंध्र भोज भी कहते थे। ठीक है, जम्बावती कल्याणम भी लिखी थी, अमुक्ता मालदय भी लिखी थी। सारा किताब इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, अमुक्ता मालदय और जम्बावती कल्याणम भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब आते हैं जम्बावती कल्याणम इन्होंने संस्कृत में लिखा था, अमुक्ता मालदय इन्होंने किस में लिखा था? तो तेलुगु में लिखा था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं जूनागढ़ शिलालेख के बारे में। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। जूनागढ़ चट्टान पर अशोक रुद्रावन प्रथम स्कंद गुप्त के शिलालेख देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गिरनार शिलालेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। गिरनार शिलालेख की खोज की बात करेंगे। ठीक है, नहीं, टॉड के द्वारा किया गया था। ठीक है, कनिंघम नहीं था गिरनार का। ठीक है, सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार का कार्य किया। इसमें सुदर्शनशील के बारे में जानकारी तो है। जूनागढ़ चट्टान पे अशोक है, रुद्रामन है और स्कंदगुप्त के शिलालेख, ये भी ठीक है। और गिरनार शिलालेख की खोज जो की थी ना, जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसकी खोज जो थी जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था 1822 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसको पढ़ने का काम जो किया था ध्यान में रखना है, 37 में किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने किया था। तो इसको पैंटलर से मत जोड़ लीजिएगा। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पैंटलर ने ढूंढा था, लेकिन जो गिरनार के बारे में बोल रहा है तो अशोक, तो जब ये जो जेम्स प्रिंसप को पढ़ना था ना, तो इसने गिरनार को भी पढ़ा था और अशोक के शिलालेख को भी पढ़ा था। तो ये टॉड होगा, ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम क्या था? जेम्स टॉड, उसने किया था। तो बाकी एक और तीन की बात करेंगे सही है, बाकी गलत है। गुप्त युग के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कश्मीर पे शासन किया था? कश्मीर पे शासन किसने किया था? तो क्या बताएंगे? किसने किया था संस्कृत पे शासन? कारकोट वंश की बात करेंगे तो इस पे कश्मीर पे इन्होंने शासन किया था। और ये सब किया था, नागा राजवंश भी सब किया था, टोटल नहीं शासन किया था। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलते है राष्ट्ररंगिणी में, इनके बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिली। ठीक है, तो सब सही है। ठीक है, इसका आंसर डी लिया है। ठीक है, नागा वंश भी लिया, कारकोट भी लिया है, गोनंद वंश भी लिया है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर लगातार आक्रमण करके क्या कारण था? मतलब मोहम्मद गजनी भारत में आक्रमण क्यों करना चाह रहा था बार बार? ठीक है, तो ध्यान रखेगा, तो भारत की संपत्ति को लूटना है। ठीक है, भारत की संपत्ति को लूटना मेन उसके उद्देश्य थे। सातवाहन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सिमुक सातवंश का संस्थापक था, उन्होंने प्राकृतिक साहित्यों का संरक्षण दिया। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुयायी की बात करेंगे तो ध्यान, प्राकृत नहीं था। ठीक है, किसका दिया था इन्होंने? किसको दिया था? प्राकृत का दिया था, किसका दिया था? सही है, ठीक ठीक ठीक, सही है सर। साहित्य पूछ रहा है ना, भाषा जो थी उनकी संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत भाषा बोलते थे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये, ठीक है, सारे ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो प्राकृत को ही उन्होंने प्रमोट किया है। हाँ ठीक है, हालांकि सातवाहनों के समय में संस्कृत भी बोली जाती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में विषम चयन का प्रश्न, जातक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, सुतक, तो बता ही दोगे आप लोग, क्या हो जाएगा? जातक हो जाएगा। ये तीन प्रकार के पिटक थे, पिटक को टोकरी बोलते थे, विनय पिटक, सुतक पिटक, अभिनय पिटक। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर मनीष जी, अगर नेटवर्क अगर नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? इसमें मेरी कोई गलती है क्या? अगर सबके साथ दिक्कत होगी तो समझ सकते हैं मेरे तरफ से दिक्कत है, केवल आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ बताइए? जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं कट कराऊं क्या? एप्लीकेशन बंद करके फिर से उसको ज्वाइन कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा इसका? तो जातक है, नहीं है जातक है। सर जातक क्या तो सूद प्रिय का पाठ था ना सर? नहीं, जातक जो था ना इसमें गौतम बुद्ध नहीं, ठीक है, उसमें देखिए जातक स्टोरी जो था ना उसमें मोरल स्टोरी था। ठीक है, गौतम बुद्ध से उनके जीवन से जुड़ा हुआ मोरल स्टोरी को उसमें शामिल किया गया था। तो जो बच्चे वगैरह जो बौद्धिज्म में जो शामिल होते थे उनको जातक स्टोरी सुनाई जाती थी। विनय पिटक में क्या था? जो रूल्स था, ये रूल्स था। ठीक है, सूत पिटक में जो था, ठीक है, सूत पिटक में था, तो ध्यान में रखना है। तो सूत पिटक में क्या था? फिलॉसफी था, उपदेश था, फिलॉसफी नहीं था। ठीक है, सब उल्टा सीधा याद कर लिए। ठीक है, अधिधम पिटक में क्या था? फिलॉसफी था। ठीक है, उपदेश सूत पिटक में, विनय पिटक में नियम था,
और इसमें फिलोसफी था, ठीक है। और कहानी किसमें थी? तो जातक में क्या होती थी? तो कहानियां होती थी, ठीक है। हाँ। पुनर्जन्म की कहानियां। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी राजाओं का सही कालानुक्रमिक है? ठीक है, तो बहमनी राजाओं का सही कालानुक्रमिक, तो सबसे पहले तो बहमन शाह फाउंडर ही थे, उसके बाद आएंगे अहमद शाह आएंगे, उसके बाद फिरोज शाह आते हैं, उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय आते हैं, ठीक है। ये जो है सो आपका सही है, ठीक है। फाउंड कब किया गया था इस वंश को? ढूंढा कब कब इसको स्थापित किया गया था? 1347। बहुत बढ़िया, ठीक है, यही एग्जाम में करके आना, ठीक है। 1347 में, ठीक है। 1333 में मतलब क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था, इसी को काउंटर करते हुए 1347 में इसको स्थापना हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसकी हसन गंगू के तौर पर भी जानते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। उसके बाद ताजाउद्दीन फिरोज आता है, उसके अहमद शाह आता है। अहमद शाह जो था ना, राजधानी को गुलबर्गा से बिदर उठा के लिया आया था, तो ये भी कभी पूछ सकता है। तो अहमद शाह के समय राजधानी जो थी बिदर हो गई थी, ठीक है। उसके मोहम्मद शाह तृतीय आता है, ठीक है। अब बात करते हैं। हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं, अब मत बोलिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाई गई पशुपति मुहर किससे घिरी थी? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो पशुपति के मुहर जो पाई गई है, तो उसमें आप ध्यान रखो, भैंसा था और गाय था, घोड़ा तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो घोड़ा तो कुछ मिला नहीं है इसमें, और हाथी भी नहीं था, ठीक है। भैंसा है, गाय है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। और क्या था बताइए? सर गाय नहीं मिला, हाथी था नहीं, और बैल था, हिरन सॉरी था। सॉरी सॉरी, हाथी था सर, बैल हिरन बैल नहीं था। बैल बैल हिरन बैल और बैल, एक मिनट, ये गाय नहीं होगा, यहाँ पे बैल होगा, ठीक है। और एक मिनट गेंडा रुकिए, ठीक है। हिरन। क्या क्या तो बताओगे इसमें? तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक साइड हाथी और बाघ हाथी था। होगा बस। इसमें भैंसा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, ठीक है, घोड़ा और गाय नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा, ठीक है। ये गाय को ना बैल से, बैल था, ठीक है, क्या था? बैल था यहाँ पे, ठीक है। और एक जो था बाघ भी था, बाघ और गेंडा सर। ठीक है, वो भी था, गेंडा भी था, सॉरी, 5 गो था ना। एक सिंह गेंडा। वाला गेंडा। पैर के पास नहीं था सर। नहीं, पैर के पास में हिरन था, ठीक है, पैर के पास में जो था हिरन ना, तो पैर नीचे के में पास हिरन में, है, जी ठीक है। सर। हिरन जो था दोनों पैर साइड। के पास में था, ठीक है। हाँ। तो ध्यान में रखना है, इसमें बाघ था, बैल था, गंडा था, भैंसा था, हाथी था, हिरन था, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो आसन के पास में, पैर के नीचे में आपको हिरन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आते 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता था? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन चीज है? ध्यान रखना है। ठीक है, शेर। सारनाथ में क्या मिलेगा? शेर ही है ना। कितने शेर है सारनाथ जी में? सर। 4। 4। शुक्र है किसी ने 3 नहीं बोला, ठीक है। क्या है? 4 शेर है, ठीक है, जिसमें से 3 ही दिखता है, ठीक है, एक पीछे की ओर है, ठीक है। ठीक है, तो सारनाथ में कितने शेर है? चारों दिशाओं ध्यान को रखना दर्शाता है सर ये। हाँ बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो 4 शेर है, ठीक है, अशोक के सारनाथ के स्तंभ में। लेकिन चारों दिशा में ना और भी जानवर, ये हाँ, यहाँ पे और भी कुछ दिया हो, उसको देख ध्यान में रखना है। इसमें घोड़ा को भी दिखाया गया जो पश्चिम में, एक हाथी को पूरब में दिखाया गया, बैल को दक्षिण में, शेर को उत्तर में दिखाया गया है। ये जो लायन कैपिटल जो है वो सारनाथ से संदर्भित है। इसमें ये सब क्या क्या दे दिया इसके उत्तर में? इसमें जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो सारनाथ स्तंभ के स्तंभ में 4 जानवरों को 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है। एक सरपट दौड़ता घोड़ा पश्चिम में, एक हाथी, एक बैल। ये सब हम लोग को कहाँ दिखता है भाई? सर वो चौखट था ना, सॉरी, जो तू नीचे वाला हिस्सा का बात कर रहा है क्या? ऊपर में तो केवल 4 गो शेर है। अवगमुखी कमल के, अवगमुखी कमल के सर ऊपर में है एक। अच्छा, कमल के आसपास का आई थिंक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो केवल वही है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। लगता है सारनाथ का फोटो फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, सप्तम पे जाते उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
जी सर। यह अशोक के सिंह स्तंभ के आधार पे खरोष्टी लिपि में अंकित है, तो ये गलत है। किस लिपि में है ये? ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो ये गलत है। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते? तो मुंडको उपनिषद से है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते भारतीय मुद्रा और राष्ट्रीय दस्तावेजों के तरफ अंकित है। इसको जो पॉपुलर किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो सिंह का मतलब क्या है सर? जस्टिस है क्या? नहीं, सिंह का मतलब जो था ना आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, शांति के ज्ञान साथ की शक्ति का प्राप्ति, स्वरूप ज्ञान है। की प्राप्ति दिया था कि शांति के साथ जस्टिस शक्ति का प्रतीक मीन्स है। जस्टिस, तो जस्टिस होगा या कुछ होगा सर? नहीं, जस्टिस तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब बोलते हैं उसमें ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सेल्फ पे मतलब वो ज्ञान के, उसका मतलब वो प्रतीक है। ठीक है, कहीं पे लिखा था बिल्कुल, शांति ठीक के है। साथ शक्ति का प्रतीक है सर। देखिए, इसका मतलब ये था बुद्ध ने इसका उपयोग राजसी जीवन से दूर जाने के लिए किया था। सिंह जो था आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। ठीक है, सोल्यूशन में भी ये ज्ञान की प्राप्ति को दिखा। क्या क्या चीज का बोला? जस्टिस? यस सर। नहीं, जस्टिस का तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मज्ञान ही दिया हुआ है। हाँ, 26 जनवरी 1950 को शायद इसका लिया गया था, और इसका तो मतलब उनका तो justice विवाद था भी तो या हो गया नहीं? था ना, उसमें रोडिंग के रूप में दिखा दिया था ना, काफी रोड करते हुए दिखा दिया था, जिसमें यहाँ पे अच्छा सर। सौम्य रूप, शेर का सौम्य रूप को दिखाया गया है। हमारे अच्छा सर, संसद भवन में जो लगा दिया गया है ना, वहाँ पे दहाड़ता अच्छा हुआ रूप को सर। दिखा दिया गया है। इसलिए वर्तमान सरकार पे थोड़ा सा वो भी हुआ था, भाई साहब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो काफी शांत है शेर, ठीक है, सौम्य रूप को दिखाया गया है। ठीक है, और वहां पे जो लगा है सो शेर जो है दहाड़ रहा है। ठीक है, शेर जो है दहाड़ रहा है, तो उसके लिए विपक्ष ने इस पे ऑब्जेक्शन भी दिखा रहा। सरकार जो है अपने आक्रामकता को प्रदर्शित करना चाहती है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा राइट था। सर, ठीक है, राइट सर। हाँ, तो उपनिषद की बात करेंगे, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते के लिया गया। लेकिन मैं ये पूछ रहा था इनको ना भारतीय, यह हमारा आदर्श वर्क भी है, लेकिन जो प्रशासन में लाने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। ठीक है, रेलवे ने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो खरोष्टी लिपि में नहीं, देवनागरी लिपि में अंकित है सत्यमेव जयते। ठीक है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और एक अभिन्न अंग भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तो सही, बाकी गलत है। ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक जलवाहक हूँ, यहाँ तक कि ठंड में भी मैं हमेशा सजा या उच्च वर्ण की महिलाओं के क्रोधित शब्दों से डरकर पानी से उतरता हूँ। तो आप ब्राह्मण से किस बात से डरते हैं जो आपको पानी में उतरने के लिए मजबूर करता है, हालांकि आपके अंग करकराती अंग से कांपते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जवान या बूढ़ा व्यक्ति जिसने कुछ बुरा किया हो पानी में धोने से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये जो ये फिलोसफी है, ये कहाँ से लिया गया, सो पूछ रहा है आपसे। थेरी गाथा का पाठ है, किसका है? थायरेगाथा। तो थेरी गाथा बौद्धिज्म का हिस्सा, अगर बौद्धिज्म में भी अगर पूछेगा किसका हिस्सा, तो सूत पिटक का हिस्सा। किसका हिस्सा है? तो ये सूत पिटक का हिस्सा है, ध्यान में इसको रखना है। तो ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये स्टोरी क्या है, स्टोरी भी जरा सुन लीजिए। ठीक है, पुन्ना एक दासी अपने मालिक के घर के लिए पानी लाने के लिए सुबह सुबह नदी पर जाती है। वहां प्रतिदिन एक ब्राह्मण को स्नान करते हुए देखती है। एक सुबह उसने उससे बात की। उपर्युक्त वाक्यांश पुन्ना और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत का हिस्सा, जैसा कि थेरी गाथा में वर्णित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख राजवंश ने बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया था? बेसर शैली जो था मुख्यतः द्रविडियन शैली और मतलब और नागर शैली का मिश्रण रूप था ना बेसर शैली। तो इसका जो मुख्यतः जो बढ़ाना जो शुरू किया, इस शैली में निर्माण करवाया बादामी के चालुक्य तो इसमें शामिल थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ये राष्ट्रकूट भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और होयसल भी शामिल थे। ठीक है, बाकी चंडेल तो आपको साउथ इंडिया के नहीं थे ना, कहाँ पे थे चंडेल? ओडिशा की तरफ थे ना। तो मुख्यतः ये जो था बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसला ने मिलकर मतलब क्या कहते हैं बेसल शैली का निर्माण करवाया था। अब बेसल शैली में कुछ जो आपको मिलता है, जैसे कैलाश मंदिर हो गया एलोरा का, ये बेसल मंदिर, सॉरी होयसल का जो बेलूर और हेलीवुड मंदिर, हाँ हेलीवेडू, हाँ सॉरी हेलीविडू और बेलूर जो मंदिर जो है ना, ये होयसल के समय का बना हुआ है। ये बेसर शैली का एग्जाम्पल है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हेलीविडू से कई बार प्रश्न पूछा गया, बेसर शैली का एग्जाम्पल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। ठीक है, अंगुत्तर निकाय उस समय के दौरान प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका संबंध किससे है? 3 पिटक दिया हो, बताना अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है। ठीक है,
तो ध्यान में अंगुत्तर निकाय की बात करेंगे तो सूत पिटक से, किससे है? सूत पिटक से अंगुत्तर निकाय का संबंध है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माण की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। तो बिल्कुल ध्यान रखें, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग की बात करेंगे, होता था, बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था लाहौर में मोती मस्जिद, ठीक है। उन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बाकी दोनों के दोनों ऑप्शन की बात करेंगे गलत है। देखिए मोती मस्जिद को लेकर मैं 3 चीजें बता दे रहा हूँ। अगर पूछेगा मोती मस्जिद जहांगीर, मोती मस्जिद लाहौर वाला तो जहांगीर होगा। अगर पूछेगा मोती मस्जिद दिल्ली वाला तो औरंगजेब होगा। अगर पूछेगा मोती मस्जिद आगरा वाला तो शाहजहां होगा, ठीक है। तो तीनों आपको ध्यान में रखना चाहिए, तीनों के तीनों प्रश्न मोती मस्जिद से, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और गलती होने की संभावना इसमें होती है, ठीक है। ऑप्शन केवल एक सही है, केवल एक सही मतलब समझ रहे हैं, मतलब तीनों कथन में से एक कथन सही, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो एग्जाम में इसमें भी गलती हो सकता है, ठीक है। केवल 2 सही है मतलब तीनों कथन में से कोई भी 2 सही है, ऐसा नहीं कि केवल 2 सही डेट मीन 2 नंबर सही है, समझ रहे हैं ना। सर इंग्लिश में बेटर। हाँ, तो केवल एक सही है तो मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, मतलब ऑप्शन 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही होता है ना। अगर 3 नंबर भी सही होता ना तो भी उसका उत्तर यही होता। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए केवल 2 सही है, अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन अगर सही होता बाय द वे, तो इसका आंसर आप लोग क्या करते? मतलब मान लीजिए सपोज डेट समझिए, हाँ अगर देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सही है, तो इसका आंसर ये करोगे कि ये करोगे? एक करेंगे, एक से केवल एक। हाँ, ये मत मारिएगा, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। अगर ये मारेंगे तो डूब जाएंगे, ठीक है। तो इस पर बीपीएससी ने बहुत फालतू काम किया है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज करा। 68 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलती किया था, ठीक है। तो समझ भी नहीं आ रहा तो क्या क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन लोगों ने पहली बार देखा था, तो बहुत सारे लोगों को गलती हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू, हालांकि इसका इंग्लिश पढ़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश पे आता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज अ ट्रूथ, मतलब कितने ऑप्शन सही हैं, मतलब विच ऑप्शन इज ट्रू नहीं पूछ रहा, हाउ मेनी पूछ रहा है, ठीक है। यहां से आप चाहो तो समझ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए 59 नंबर का उत्तर क्या होगा। बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। महायान का मानना था कि सुनिश्चित करता है कि बोधिसत्वों का कर्तव्य है दूसरों को मोक्ष मिले। ब्रजयान का मानना था कि रहस्यवाद और माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ब्रजयान जो था ना, ध्यान रखें इसमें थोड़ा ना जादू टोना था, ठीक है। मिस्टिसिज्म था, क्या था? तो ब्रजयान में थोड़ा जादू टोना वगैरह था, तो इसको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, तिब्बत की ओर माया। हाँ, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कौन सा कथन सही थे? केवल 2 आपका सही है, ठीक है। बाकी पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसका नहीं, सॉरी यार, दोनों तो सही है ना, मिस्टेक, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों सही है, ठीक है। क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ब्रजयान शाखा की बात करेंगे, इसमें रहस्यवाद के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जादू टोना वगैरह आपको यहाँ पे मूलता आपको देखने को मिलता है, ठीक है। महायान का मानना था कि ये सुनिश्चित करता है कि बोधिसत्वों का कर्तव्य दूसरों को मोक्ष मिले, दोनों के दोनों सही है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे सिकंदर के आक्रमण का भारत पे सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा से मौर्य वंश की, मौर्य राजवंश की उत्पत्ति हो जाती है, और क्या होता है नंद वंश का। ये होना चाहिए, भारत और ग्रीक के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ था। मौर्य राजवंश तो मतलब तो नहीं लगता। तो भारत और ग्रीक के बीच पहले से संबंध नहीं था स्थापित? कहाँ था, उसके बाद ही ना हुआ, उसके बाद ना ये यूनान से था ना, पहले से भी तो, पहले से नहीं था, पहले से पर्शियन से था, ले सकता है ये भी उत्तर, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। ये वाला भी सही हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना सीधे इन्वेस्टर वगैरह बैठने लगा था ना, क्या नाम है इसको, मौर्यन एम्पायर में, तो डायरेक्ट जो था रिलेशन एक दूसरे के बीच में सही हो जाए, तो ये भी आपका सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी सही है, हालांकि ये भी ऐसे पर आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या रहा? तो मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई थी ना, था ना, वो तो आक्रमण किया तो आया थोड़ी था, उससे क्या हो।
देखिए अगर चाहेंगे तो इसको घुमा सकते हैं कि सिकंदर ने अगर, ठीक है, भारत पे अगर आक्रमण नहीं किया होता तो नंदा डायनेस्टी के साथ इसका फेस ऑफ नहीं होता। ठीक है, फेस ऑफ हुआ, नंदा डायनेस्टी का पतन हुआ, मौर्यन एम्पायर का नींव पड़ा, उसके बाद मतलब क्या था, भारत और ग्रीक के बीच में सीधा संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही मुझे सही लग रहा है, क्या पता देख लीजिएगा क्या है इसका आंसर। हालांकि सी लिया है। हाँ सर ऐसे क्या लिया? डी सी ज्यादा लिया सही है। लग रहा है। सी लिया है इसका आंसर। ठीक है, मौर्य राजवंश की उत्पत्ति। ठीक है, हालांकि मुझे ये ऑप्शन भी गलत नहीं लगा, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, हालांकि इसका आंसर सजेशन में सी दिया लिया है सर। को लेके उसने लिख दिया है कि भारत और ग्रीक के बीच चाणक्य संबंध। उसके अटैक से न थी आया था, घनानंद से मदधार्क ने। बेटी से उसका शादी हो गया था ना, इसलिए दिखा लग रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं। हम देखेंगे, आपको भेजेंगे, हमको याद आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ इसलिए हम बता रहे हैं, आपको पूछा हुआ। चलिए ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। ओकची की लिपि किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये ओकची की लिपि की बात करेंगे, जनजातीय समुदाय से संबंधित है, संथाल से है। ठीक है, किससे है? संथाल से। ठीक है, ध्यान में रखना, ओकची की लिपि। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हो से कि संताल से? संथाल, ठेंठाल, इसका नाम जो था ना, इसके रघुनाथ मुर्मू का याद ध्यान में रखिए। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू, ये बीपीए ये इसका ना जेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, इसके जो थे इसके 3 लोग थे, शिक्षक थे, इनके लेखक थे रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, संथाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ध्यान में रखिए ओल चिकी लिपि की रचना की थी। ठीक है सर हाल ध्यान हाल ही में रखना। सर ठीक है, इस लिपि में संविधान लिखा गया है सर, अभी न्यूज में था एक दो दिन हाँ पहले। बिल्कुल, हाँ तो काफी ये ग्रेट पर्सनालिटी थे रघुनाथ मुर्मू, काफी सम्मान था इनका। और झारखंड में संथाली भाषा को बढ़ाने में रघुनाथ मुर्मू जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तुगलक संप्रदाय के तुगलक साम्राज्य के पतन का श्रेय फिरोज तुगलक के किस नीति को जाता था? फिरोज तुगलक ने कौन सा ऐसा काम किया था जो कि तुगलक संप्रदाय का पतन हो गया? तो फिरोज तुगलक की सबसे पहले तो धार्मिक नीति बहुत खराब थी। ठीक है, ब्राह्मणों पे बेचने जजिया लगा दिया था, गुलामी को बढ़ावा दिया था, कहते 1,80,000 गुलाम हो गया था, अरे गुलाम इनके सर पे तांडव करता था, विद्रोह वगैरह कर दिया था। भूमि अर्जन प्रणाली के तत्वों का पुनर्जीवित किया था। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सारे भूमि को जो छीन लिया था इसने सबको खुश करने के लिए फिर सारे खालसा भूमि को इनामी भूमि और लोगों को बांट दिया आपस में। ठीक है, ताकि विद्रोह वगैरह ना हो, सभी को खुश करने की इसकी आदत थी, किसी को मना नहीं करता था ये। ठीक है, मतलब सबको हैप्पी रखने की कोशिश करता था। अपने जो ऑफिसर्स थे उनको बोलता था ठीक है तुमको घूस लेना, तुम घूस लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा शासक था जिसने घूसखोरी को अपने ही मतलब क्या किया, बढ़ावा दिया था। ठीक है, इनाम जो थे, इनाम भूमि को लोगों में बांटा, विद्वानों को भूमि दिया, जो जो क्या नाम था उसका यार, जो धार्मिक गुरु जो होते थे, उलेमा वगैरह होता, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनको भी बहुत अधिक भूमि इसने दान में दे दिया। ठीक है, जिसके वजह से मतलब काफी अधिक अर्थव्यवस्था जो थी खराब हो गई थी। ठीक है, और इसने एक और भी बेरोजगार के लिए इसने एक अच्छे काम करवाए थे। ठीक है, इसने बेरोजगारी के लिए कार्यालय स्थापित किए थे जहां पे जो लोगों के पास जो इफिशियंसी होती थी तो उनके अनुसार ये काम देता था। तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रयत्न करने वाला मध्यकालीन भारत का एकमात्र शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हालांकि इसकी कुछ नीति भी खराब थी, जैसे इन्होंने सिंचाई विभाग का इसको जनक के नाम से भी जानते हैं। फिरोज तुगलक ने मतलब क्या किया था, तो इन्होंने ना कैनाल को लेकर इन्होंने काफी अधिक विकास किया था, कैनाल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे नहरों का निर्माण भी करवाया था। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखना, नहर के पानी को सीधे नहीं देता था, उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जिसको बोलते थे हक ए सब्र। कभी कोई पूछता है, ठीक है, हक ए सब्र के नाम से पूछता था। ये उपज का 10% होता था। ठीक है, 1/10% देना पड़ता था, 1/10 देना पड़ता, तब जाके नहर के पानी ये लोगों को देता था। तो कैनाल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता गार्डन गार्डन भी इसी ने बनवाया था ना, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा? लोधी गार्डन है ना, वो लोधी डायनेस्टी का बनाया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य था? तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य तो सिंपल था, बता ही देंगे आप लोग। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था जातिगत भेदों को दूर करना। ठीक है, क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद का प्रचलन था, सभी लोग उस धर्म में आ नहीं पाते थे, तो सभी धर्मों के लिए एक नए मतलब जातिगत भेदों को मतलब दूर करना है। क्योंकि भक्ति आंदोलन के बहुत सारे विभिन्न संत जो थे विभिन्न जाति से बिलोंग करते थे, जैसे कोई चमार थे, कोई मुस्लिम भी था। ठीक है, कुछ की बात करेंगे लोहार थे, मतलब विभिन्न धर्म से बिलोंग करते थे, महिलाएं संत भी इसमें हुई। तो जातिगत भेदों का दूर करना इनका एक क्या था, तो मुख्य इनका उद्देश्य था। ठीक है,
ध्यान में इसको रखना। इनका कोई नवीन धर्म स्थापना करने का कोई उद्देश्य नहीं था, जाति का उन्मूलन करना कोई उद्देश्य नहीं था। मूर्ति पूजक तो ये लोग थे ही नहीं, ध्यान में रखना, जातिगत भेदों को दूर करना। पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता के पीछे क्या कारण था? तो सबसे पहले कुछ कारण जो था, घुड़सवार सेना, तोपखाना का वैज्ञानिक संयोजन तो था, इब्राहिम लोदी का अपने साथियों के प्रति दुर्व्यवहार था, अपने चाचा वगैरह से भी झगड़ा कर रखा था, दौलत खान लोदी वगैरह से, ठीक है, भारतीय शासकों से भी इसकी नहीं बनती थी, और बाबर का सेना जो था अनुशासित था, ठीक है। तो तोपखाना का प्रयोग होना, साथ में किसका, स्पेशली क्या चीज का प्रयोग करके जीता? बारूद का। किसका? तो बारूद का प्रयोग करके। बारूद का पहली बार इस्तेमाल बाबर ने ही किया था ना भारत में? बहमानी डायनेस्टी नहीं, बहमानी डायनेस्टी में बारूद का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, हालांकि बहुत छोटे स्तर पर प्रयोग किया गया था विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ, लेकिन बारूद का प्रयोग बड़े पैमाने पे पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, ठीक है। राइट सर। अब आते हैं, पढ़ेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अबुल फजल किस किताब के लेखक है? अबुल फजल का अकबरनामा हो जाएगा। बदायूं का क्या बताएंगे? तवारिख के लेखक है ना, बदायूं, तवारिख। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था? तारीख फिरोज शाही। लाहौरी साहब ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था पादशाह नामा, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाह नामा हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही, अबुल फजल की बात करेंगे तो अकबरनामा, और अब्दुल बदायूनी की बात करेंगे तो मुंतख उत तवारिख, ठीक है। भारतीय संस्कृति पे यूनानी आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव था? भारतीय संस्कृति पे यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव आपको देखने को मिला? ठीक है, तो सबसे पहले भारत और ग्रीस के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हुआ, डेट राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, जैसा कि अभी ऊपर में डिबेट हो रहा था। इसने भारत में सिक्का की प्रणाली को प्रभावित किया, ठीक है। इसने उत्तरी पश्चिमी भारत को राजनीतिक एकीकरण किया, बिल्कुल ठीक है। दहेज में मिल गया था ना उत्तर पश्चिम भारत का बहुत सारा हिस्सा, चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था ना दहेज में। इसने गंधार विद्यालय का, ठीक है, गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल लाया था ना, यूनानी का लाया ना गंधारा और मथुरा में, ठीक है। तो सबके सब जो है आपके सभी 4 ऑप्शन की बात करेंगे, आपका सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात के भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मिरासस या वतन क्या था? तो मिरासस और वतन क्या था? तो ध्यान में रखिएगा, तो मिरासस या वतन की बात करेंगे, कारीगरों के द्वारा दिए जाने वाला भूमि अनुदान को बोलते थे, ठीक है। तो कारीगरों के द्वारा दिए जाने वाला भूमि अनुदान को क्या बोलते थे? तो मिरासस, और ठीक है क्या बोलते थे? वतन। वतन कहते थे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना, बिल्कुल, हाँ, जागीर, ठीक है। तो इसको ध्यान में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका सही लिया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ऐसी भूमि कारीगरों के लिए मिरासी से वतन के रूप में उनकी वंशानुगत संपत्ति भी बन गई थी, ठीक है। अब आते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये तो गलत है पहला वाला। विशिष्टा दर्शन का संस्थापक माधवाचार्य होंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रामानुजाचार्य होंगे, ठीक है। द्वैताद्वैत दर्शन के संस्थापक निम्बार्काचार्य की बात करेंगे, ठीक है। ये द्वैत दर्शन की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी, तो द्वैत दर्शन की स्थापना की बात करेंगे तो क्या गलत होती? द्वैत दर्शन की स्थापना माधवाचार्य ने की थी, तो ऊपर नीचे कर दिया है, तो केवल इसका एक कथन सही है। अब देखिए, तो केवल ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? यही होगा, ठीक है। 68 के, ऐसा गलती एग्जाम में मत कीजिएगा, ठीक है। यदि हम बौद्ध धर्म के प्रति अशोक और हर्षवर्धन के दो दृष्टिकोण की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सा कथन सही है। तो क्या बताएंगे? अशोक ने अपने शिलालेखों और मिशनरी प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जबकि हर्षवर्धन धार्मिक मामलों के प्रति जो था उदासीन रहा था, ठीक है। तो मतलब इसने बहुत अधिक एक्सटेंशन तो किया, अशोक ने लोगों को भी भेजा बाहर, ये सब भी किया, लेकिन धार्मिक मामलों के प्रति हर्षवर्धन जो था उदासीन था। हालांकि ये भी जो था बौद्ध धर्म को मानता तो था, लेकिन इन्होंने बहुत अधिक एक्सटेंशन वगैरह के लेकर काम नहीं किया, ठीक है। वह रामानंद के शिष्य थे, उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी पाए जाते हैं। उनके नाम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा एकत्र किया गया। किन के बारे में बात हो रही है? कबीर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें कबीर के बारे में। कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ठीक है। उनके काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा एकत्र किया गया है। तो कबीर जी के बारे में बात हो रही। इनका जन्म की बात करेंगे तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखें। हिंदू थे, मुस्लिम थे, कुछ पता नहीं, कहते हैं इनका लालन पालन एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जन्म की बात करेंगे तो किसी हिंदू माँ से इनका जन्म हुआ था, ऐसा कहते हैं। इनकी जो लिखा गया कोई चीजें है, जैसे कबीर ग्रंथावली, अनुराग था, बीजक और साखी ग्रंथ काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, बीजक और साखी। अब आते 71 नंबर प्रश्न देखिए।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, सामंत शब्द किसको संदर्भित करता है? तो सामंत शब्द किसको संदर्भित करता है? तो वह व्यक्ति जो जादुई शक्तियों का दावा करता है, तो उनको क्या बोलते हैं? सामंत बोलते हैं। क्या? एससी का PYQ है। हाँ बिल्कुल, ये सब कहीं ना कहीं से उठाया ही होगा, ये लोग चोर है ना, कहीं कहीं से डाल देता है। रिसर्च टीम इस लोग के पास अच्छा थोड़ी ना। शामंस, ठीक है, सामंत शब्द जो है जादू शक्तियों का दावा करता है। बिहार का सब कोचिंग का वही हाल है, अपना क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नालंदा और विक्रमशिला के बारे में बात हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य रूप में तांत्रिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये तो गलत है ना, ठीक है। दोनों विश्वविद्यालय वैदिक और हिंदू अनुष्ठानों पर जोर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम के साथ उदार शिक्षा को बढ़ावा दिया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र में विशेषता हासिल की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय धार्मिक हठ धर्मिता पे जोर देता था। पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो 72 का आंसर लिया है सी। नालंदा विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विषयों को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम के साथ उदार शिक्षा को बढ़ावा देने, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन और तर्क शास्त्र में विशेषज्ञता हासिल थी, ठीक है। तो यही सही है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। चलिए, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पाटी बेदका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? पाटी बेदका क्या बताओगे आप? रिपोर्टर को पाटी बेदका कहते थे, ठीक है, ध्यान में, उस समय भी रिपोर्टर था, ठीक है, जिसको बोला पाटी बेदका रिपोर्टर, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं मौर्य काल के दौरान बिहार में प्राचीन राजधानियों का क्या महत्व था? तो प्राचीन राजधानी की महत्व की वे मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे, ठीक थे। वे अपनी धार्मिक विविधता को समन्वयवाद के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म और तंत्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये गलत है, बाकी एक आध दो की बात करेंगे तो आपका सही आंसर लिया है, ठीक है। तीसरा वाला की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। अब आते हैं हड़प्पा की बात। हड़प्पा से क्या मिला? तो क्या बताओगे? देवी माँ की मिट्टी की आकृतियां। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? तो मोहनजोदड़ो से महान स्नान घर। लोथल से गोदीबारा मिला है। और चावल की खेती का प्रमाण की बात करेंगे, चहुंदरो से भी मिला है, रंगपुर से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, ठीक है, सभी जगह से मिला है, ठीक है। तो इसको आपको मिलान कर लेना था। तो 75 का ऑप्शन की बात करें, ए हो गया, ठीक है। तो क्या मैं बंद कर दूं? 1 बज गया, आप लोग का टाइमिंग जो था यहीं पे समाप्त होता है, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्स